नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वो वर्ष 1954 में शुरू हुआ और इसे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया। किसे दिया गया? भारत को एकजुट करने वाले उस महान नेता का नाम क्या है? भारत के उस महान सपूत का नाम बताइए जो 565 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया और खुद प्रधानमंत्री नहीं बने। साथियों, धैर्य और सहनशीलता के सम्राट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो महान पुरुष रहे जिन्हें वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधने वाले वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर नाडियाल, गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता जावर भाई करमसाद के निवासी थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और देशभक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1875 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनकी माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली एक सरल और कर्मठ महिला थी। उन्होंने किशोर वल्लभ में स्वावलंबन, परिश्रम तथा आत्मसंयम के गुणों को कूट कूट कर भरा था। 17 वर्ष की आयु तक वल्लभ अपने पिता के साथ रहे। वह उनके साथ खेतों में जाते थे, महीने में 2 बार उपवास रखते थे तथा उन्होंने गांव के स्थानीय स्कूल में अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आगे अध्ययन के लिए वल्लभ भाई नारियल चले गए। उन्होंने 1897 में नारियल हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में पास की। वल्लभ भाई पहले ही अपने लिए वकालत के व्यवसाय का मन बना चुके थे, किंतु वह विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यय को वहन करने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने प्रारंभ में जिला लीडर बनने का निर्णय लिया और उन्होंने स्थानीय प्लीडर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और जिला न्यायालय में प्लीडर के रूप में अपनी वकालत आरंभ कर दी। और इस दौरान जब वल्लभ भाई अपनी किशोरावस्था में थे तो उनके माता पिता ने जेवर बाई से उनका विवाह पक्का कर दिया। उनकी गहरी समझबूझ, निर्भीकता और दूरदृष्टि, शांति, प्रकृति और मानव स्वभाव की समझ उनमें देखकर अपने व्यवसाय में पर्याप्त सहायता प्रदान की। वर्ष 1908 के आखिरी दिनों में वल्लभ भाई की पत्नी बीमार पड़ गई और एक अपरिहार्य सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उन्हें मुंबई ले जाना पड़ा। तथापि ऑपरेशन के पश्चात सन 1909 में उनकी मृत्यु हो गई। वल्लभ भाई पटेल की पत्नी की मृत्यु के समय श्री वल्लभ भाई की उम्र केवल 33 वर्ष थी और उस समय उनके 2 बच्चे थे। मणिबेन नामक पुत्री जिनका जन्म अप्रैल 1904 में हुआ था और दादा भाई नामक पुत्र जिनका जन्म नवंबर 1905 में हुआ था। वल्लभ भाई कानून के आगे पढ़ाई करने के लिए 1910 में इंग्लैंड चले गए। मिडिल टेम्पल से उन्होंने रोमन लॉ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और पुनः 1912 में अंतिम परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिडिल टेम्पल में मिला था। अपने अध्ययन को पूरा करने के पश्चात वल्लभ भाई को नए वर्ष पंजीकरण समारोह में सम्मानित किया गया और विशेष योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उनका नाम मेधावी छात्रों की सूची में दर्ज किया गया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। दिनांक 13 फरवरी 1913 को भारत पहुंचने पर वल्लभ भाई एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में बैरिस्टर के रूप में एक वकालत शुरू किया और वकील के रूप में श्री वल्लभ भाई ने बड़ी निर्भीकता का परिचय दिया। वल्लभ भाई सन 1919 के अंत तक वकालत के व्यवसाय में बहुत ही सक्रिय रहे और इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक व्यस्त होते चले गए। अहमदाबाद के नगर प्रशासन के कारण वल्लभ भाई का ध्यान पहली बार सार्वजनिक कार्य की ओर आकर्षित हुआ। अहमदाबाद का पहला आयुक्त सी लीड एक अक्कड़ और जिद्दी किस्म का आदमी था। आयुक्त के कुप्रभाव के परिणाम स्वरूप अहमदाबाद की जनता में असंतोष फैला हुआ था। इस स्थिति में सुधार करने के लिए एक प्रभावशाली और सामर्थ्य व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी। अतः वल्लभ भाई ने स्वयं नगर परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके लिए वह निर्विरोध चुने गए और
वल्लभ भाई ने नगर पालिका के अधिकारियों की क्षमता और उदासीनता के विरुद्ध संघर्ष किया और इस प्रकार धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासन को नगर निवासियों के लिए सक्षम और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए योग्य बना दिया। सन 1917 में वह उस समय गांधी जी की ओर ज्यादा आकर्षित हुए जब गांधी जी ने चंपारण की चुनौती स्वीकार कर ली और बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की तकलीफें बहुत हद तक दूर की जा चुकी थी। उन्होंने गुजरात के पहले राजनीतिक सम्मेलन में उत्सुकता पूर्वक भाग लिया, बंगाल में प्रथम निंदा की और इस बुराई को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा गुजरात सभा का सचिव पद स्वीकार कर लिया। वर्ष 1918 में उन्होंने विलासिता, वैभव और ख्यातिपूर्ण जीवन का परित्याग कर गांधी जी के सादा जीवन जन सेवा के मार्ग का अनुसरण करने लगे। बालक भाई को अहिंसा के अमोघ अस्त्र सत्याग्रह का पाठ किया और उन्होंने स्वयं बापू ने उन्हें सब कुछ पढ़ाया। गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा जहां भारी वर्षा होने के कारण किसान अपनी भूमि से 1 वर्ष तक कुछ प्राप्त नहीं कर सके और उनकी फसल पूरे वर्ष बर्बाद हो गई। ब्रिटिश सरकार जिसका किसानों के प्रति रवैया सख्त था, हमेशा की तरह किसानों की दुर्दशा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उन पर पड़ी विपत्ति के बावजूद उनसे हर हाल में भू राजस्व वसूल करना चाहती थी। वल्लभ भाई ने इस कार्य में अपनी सेवाएं अर्पित की और गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन शुरू किया जिसने सत्याग्रह का रूप ले लिया। इसके अंतर्गत एक और तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से किसानों की दुर्दशा पर विचार करने और उनकी संपत्तियों को जब्त न करने का अनुरोध किया। सत्ता के साथ लंबे अरसे तक संघर्ष करने के बाद अंततः यह अभियान सफल हुआ और खेड़ा जिले के कलेक्टर ने किसानों को तंग करना बंद कर दिया और उन्हें राहत देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही वल्लभ भाई को अपना सारा ध्यान जन सेवा में लगाने का वल्लभ भाई ने प्रण कर लिया और गांधी जी की सलाह पर अपने पश्चिमी शैली के कपड़ों में को पूरी तरह से परित्याग कर दिया। और वर्ष 1919 में जब रौलट एक्ट पारित किया गया तो वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद शहर के विरोध में खड़ा हुआ, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए और हिंद स्वराज और सर्वोदय जैसी पत्रिकाएं खुलेआम बेची गई। सत्याग्रह बुलेटिन के प्रकाशित किया गया। अब व्यवस्था के दौरान कई लोगों को बिना किसी कारण नजरबंद कर दिया गया। वल्लभ भाई ने उनकी पैरवी की और उन्हें छुड़वाया। सरकार जनता की स्वतंत्रता की मांग को हर संभव तरीके से दमन कर रही थी। इसके बदले में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित सहयोग की बात की। दिनांक 11 जुलाई 1920 को सरदार वल्लभ भाई के कहने पर गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। साथियों, वर्ष 1921 पर यह नवगठित गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और चौरी चौरा कांड और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और उनकी गिरफ्तारी के बाद जहां तक गुजरात का संबंध था वहां के कार्य की जिम्मेदारी वल्लभ भाई के कंधों पर आ पड़ी। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बारे में दृढ़ संकल्प लिया कि गुजरात में गांधी जी के कार्यक्रम को पूरी तरह से चलाया जाएगा। उन्होंने 10 लाख रुपए एकत्र करके गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की वर्ष 1923 में और उसके बाद सार्वजनिक स्थलों पर यूनियन जैक के स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रश्न को महत्व दिया जाने लगा क्योंकि तत्कालीन सरकार इसकी अनुमति नहीं देती थी। सरकार के इस आदेश के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया। सरकार ने झंडों को लोगों से जब्त करना शुरू कर दिया और कई नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। देश में राष्ट्रीय झंडे को सम्मान का दर्जा दिलवाने के संघर्ष का केंद्र नागपुर था। वल्लभ भाई राष्ट्रीय जुलूस में भाग लेने और गिरफ्तार होने के लिए गुजरात से स्वयंसेवकों को भेजते रहे थे
और अंत में वह संघर्ष का नेतृत्व करने स्वयं नागपुर चले गए, परंतु आंदोलन जोर पकड़ता गया। अंततः सरकार ने समझौता कर लिया और वल्लभ भाई ने स्थानीय सरकार के गृह सदस्य के सिविल लाइन के से बिना किसी प्रतिबंध के एक झंडा जुलूस निकालने की अनुमति पाने के लिए इस अवसर का खूब उपयोग किया। झंडा आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति भी रिहा कराए जाने थे। इस प्रकार यह आंदोलन राष्ट्रीय हित में समाप्त हुआ और वल्लभ भाई पटेल विजयी साबित हुए। सन 1927 में बारदोली में जमीन के लगान के समय पर पुनर्निर्धारण करने के कारण संकट पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा दरों में 30% की मनमानी वृद्धि की गई। जमीन के लगान में की गई अचानक वृद्धि से किसानों को भारी आघात पहुंचा। लोग परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंततः वह वल्लभ भाई के पास जा पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचे और सरकार के लगान वृद्धि के अन्यायपूर्ण निर्णय का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया। विरोध जारी रखने के लिए एक बड़ा आधार तैयार किया। सरकार ने बढ़ी हुई लगान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। बारदोली के लोग अनुशासित तथा एकजुट थे, अतः सरकार के लिए उनकी संपत्तियां जब्त करने तथा न्यायिक जांच के ऐसे अन्य कार्य करने के आदेशों को लागू करना एक कठिन काम बन गया। सशक्त सरकार के विरुद्ध कृषकों की इस अनूठी विजय ने समस्त देशवासियों में अहिंसात्मक सत्याग्रह की क्षमता के प्रति एक नया विश्वास भर दिया। इस घटना के बाद वल्लभ भाई को किसानों ने सरदार का उपाधि दी। लोगों द्वारा उन्हें दी गई इस उपाधि को अस्थायी रूप से उनके नाम के आगे जोड़ दिया गया और लोग उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारने लगे। बारदोली में सरदार की उपलब्धि ने इन्हीं गांधी जी के बाद दूसरे नंबर के अखिल भारतीय स्तर के नेता बना दिया। उन्होंने जब गुजरात से बाहर बड़े विषयों पर ध्यान देना प्रारंभ किया, मार्च 1929 में सरदार ने काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्हें सौंपी गई, किंतु सरदार ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के काम के लिए इस बात पर उन्होंने विनम्रता से इधर टाल दिया। सन 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ होने से पूर्व सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। अगस्त 1930 में उन्हें दोबारा 3 माह के लिए जेल हुई, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद दिसंबर में उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वर्ष 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ और सरदार पटेल उसके अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1932 से 1933 तक अरोड़ जेल में उन्हें रखा गया और उस समय वो गांधी जी के साथ रहे और उस दौरान उन्होंने चाय पीना और धूम्रपान करना छोड़ दिया और गीता का अध्ययन किया। इस विषय पर उनकी माता लाडबाई और उनके भाई विठल भाई, इसी बीच में उनका देहांत हो गया। सन 1934 में अस्वस्थता के कारण बिना शर्त रिहा कर दिया गया। सन 1937 में सरदार ने क्रांति विधानसभाओं में चुनाव का संचालन किया और इसके फलस्वरूप कांग्रेस ने 11 में से उन्हें कांग्रेस सत्ता में आई और तब उनकी समिति के बगैर 1939 में विश्व युद्ध में झोंक दिया गया देश को और मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया और सरदार पटेल को फिर कारागार जाना पड़ा, जहां उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण पूरे 20 अगस्त 1941 को पुनः रिहा कर दिया गया। सन 1942 में उन्होंने एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स से वार्ता की जो असफल रही। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस अत्यंत महत्वपूर्ण नेता होने के कारण सरदार पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1945 में रिहा किया गया। कांग्रेस ने 1946 में केंद्र में सत्ता संभाली। सरदार पटेल को अंतरिम सरकार का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दिनांक 2 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
1946 से और 1950 के मध्य उन्होंने गृह मंत्रालय और रियासत मंत्रालय का कार्यभार संभाला, जो चुनौतियों से भरा था, उत्कृष्ट और अद्वितीय धर्म से संभाला। सरदार पटेल द्वारा देश के लिए किए गए महानतम कार्यों में से एक कार्य देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करना है। उन्होंने कारगर ढंग से लगभग 565 देशी रियासतों का अत्यंत सफलतापूर्वक और बहुत अल्प अवधि में भारत में विलय करवाया। यह सरदार पटेल ही थे। उन्होंने भारत को अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति से उबारकर लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। वास्तव में उन्होंने भारत को एक करने का महान कार्य किया। उनको शत शत नमन। भारत माता के इस महान और विराट व्यक्तित्व के धनी सपूत को 15 दिसंबर 1950 को नियति के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। भारत ने स्वतंत्र भारत के 3 निर्मित में से महान नेता को खो दिया। संयुक्त राष्ट्र शोकाकुल हो गया। संसद में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथी को बहुत मार्मिक ढंग से श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह एक महान गाथा है जिसे हम जानते हैं, संपूर्ण राष्ट्र जानता है और जिसका इतिहास के अनेक पन्नों में वर्णन किया जाएगा और उन्हें एक भारत के निर्माता और संस्थापक की संज्ञा दी जाएगी। कई बातें उनके बारे में कही जाएंगी, किंतु हम में से अनेक उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक के रूप में सदा याद करेंगे, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो संकट काल में अथवा विजय वेला में सदा ही उचित परामर्श दिया करते थे और जिस पर एक मित्र, एक सहयोगी के रूप में निर्विवाद रूप से भरोसा किया जा सकता था, जिन्होंने हमारे संकट के दिनों में दुविधा में पड़े हुए हमारे हृदय को पुनः शक्ति प्रदान की। हम लोग उन्हें एक सच्चे साथी और सहयोगी के रूप में याद करेंगे। और मैं तो जो इस बेंच पर बरसों उनके बगल में बैठता था और भी कुछ एकाकी महसूस करूंगा, और जब जब मैं इस खाली सीट को देखूंगा तब तब मैं एक रिक्तता का अनुभव करता रहूंगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी छवि भारत के जनमानस पर सदैव अंकित रहेगी। सन 1947 और 1948 में रियासत मंत्रालय के प्रभारी के रूप में उनका महान कार्य इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने रियासतों की समस्या को भली भांति समझकर तथा उनके शासकों को पूर्ण सम्मान करते हुए अत्यंत ही जटिल समस्या का जिस प्रकार समाधान किया, वैसा आज तक कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं कर पाया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन से भारत ने एक महान नेता और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शक्तिशाली मित्र को खो दिया है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने संक्षिप्त रूप में कुछ कहने की कोशिश की। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।